हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्याग्राम गुरुकुल पे। ज्ञान से सफलता तक हमें आपके साथ आपको अनुशासन में रहते हुए आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करिए और ये मध्यकालीन इतिहास के जीके की फोर्थ वीडियो शायद, हाँ तो फोर्थ वीडियो होने वाली है। मध्यकालीन इतिहास, कौन सा मध्यकालीन इतिहास? मध्यकालीन इतिहास में आगे बढ़ते हैं हम क्या, हमने विश्वविद्यालयों तक पढ़ लिया था कि विश्वविद्यालय कौन कौन से और विश्वविद्यालयों के बारे में देखा था। तो विश्वविद्यालय से आगे अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। तो दिल्ली जो है, दिल्ली दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो करेंगे वो गुलाम वंश से हुई। किससे हुई? गुलाम वंश से। 1206 में स्थापना होगी और 1290 तक गुलाम वंश चलेगा। 1206 से 1290 तक कौन सा चलेगा? गुलाम वंश। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश का नामकरण कैसे पड़ा। तो गुलाम वंश का सबसे पहले जो है 3 वंशों के संस्थापक, गुलाम वंश जो है 3 वंशों के संस्थापक गुलाम हैं जो दासता से क्या हुए थे? मुक्त हुए थे। कौन कौन से वंश थे वो? एक थे मामलुक वंश, एक थे इलवरी तुर्क और एक थे आदि तुर्क। स्वतंत्रता माता पिता से जो उत्पन्न संतान है ये इसमें क्या है? इलवरी तुर्क में इल्तुतमिश और बलबन ने इलवरी तुर्क जाति बनाई थी और भारत के तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन है? आदि तुर्क। ये इनके नामकरण से रिलेटेड है, देखते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी बात करते हैं? अगर पहले शासक की बात करें तो पहला शासक जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की क्या की थी? स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 1206 में। कब की थी? 1206 में। और 1210 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। देखो भारत में तुर्क शासन का संस्थापक किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। तुर्क जाति से बिलोंग करते हैं और निशापुर ईरान के गुलाम वंश बाजार में काजी फरुद्दीन ने इनको खरीदा था। इनको निशापुर ईरान जो है ना, ईरान के गुलाम वंश, ईरान के गुलाम बाजार से काजी फखरुद्दीन ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने गजनी में खरीदा था और 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र दिया। इनको सबसे पहले किसने खरीदा था? ईरान में, ईरान के निशापुर में फखरुद्दीन ने खरीदा था। काजी फखरुद्दीन ने। पहले गुलामों को खरीदने की प्रक्रिया चलती थी, इनके इंसान जो होते थे उनको खरीदने की। फिर उसके बाद बात करें तो मोहम्मद गौरी ने गजनी में खरीदा था। मोहम्मद गौरी ने कहा खरीदा? गजनी में। तो 1208 में गजनी के जो भतीजे थे, कौन? गजनी के भतीजे ने गयासुद्दीन महमूद ने इनको क्या कर दिया था? गयासुद्दीन महमूद ने इनको क्या कर दिया था? दास्ता से मुक्त कर दिया था। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं। सबसे पहले उपलब्धियों पर गौरी द्वारा मोहम्मद गौरी ने इनको क्या दिया था? अमीर ए आकुर यानी कि अश्वशाला, घोड़ों की जो अश्वशाला थी ना जहाँ पे घोड़ों को रखते थे, वहां का अध्यक्ष बना दिया था। 1192 में गौरी द्वारा भारतीय प्रदेशों का एकता, प्रथम एकता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता का मतलब है कि यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनको क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं कि इस एरिया में से आप क्या कर सकते हो? कर वसूल सकते हो। इस एरिया में से कर वसूलो और वो कर जो होगा वो आपको क्या होगा? सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। तो 1192 में गौरी द्वारा भारतीय प्रदेशों में एकता। तो पहले एकता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद बात करें कुरान ख्वाजा। कुरान का सुरीला पाठ करते थे इसलिए इनको कुरान ख्या नाम दिया। कुरान ख्या। लाख वक्ष व हातिम सेकंड, इनकी लाखों का दान किया। और उसके बाद 3 वक्ष की बात करें, हाथियों का दान। क्या? हाथियों का दान। अब दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कैसे बना? ये 25 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।
25 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत की क्या हुई, स्थापना। और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है वो नहीं ली, सुल्तान की उपाधि नहीं ली, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। उसके बाद बात करें, मालिक तथा सिपह सलार के रूप में इसने क्या किया था, शासन किया था। मलिक तथा शिल्प सालार जो होते हैं ना, शिल्प सालार, तो सिप उसके बाद बात करें, अपने नाम के सिक्के और खुतबा नहीं, यानी कि इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। राजधानी लाहौर को बनाई थी 1210 में। लाहौर चौगान खेलते समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय चौगान खेलते हुए क्या हो गई, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब सैन्य उपाधि की बात करें तो गुलाम के रूप में इसने 4 मुख्य लड़ाई लड़ी थी। तराइन का पहला युद्ध 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में, रणथंभौर का 1195 में, और कलिंजर वे जेजा भुक्ति का 1208 में। अब शासक के रूप में इसने क्या किया, गजनी के यलदौद से युद्ध किया, मुल्तान के कोबाचा से युद्ध किया, बंगाल में खिलजी सरदारों से युद्ध की को हराकर अली मर्दान को क्या किया, इक्तदार बनाया। अली मर्दान को क्या बनाया, इक्तदार। यानी कि बंगाल में आप क्या कर सकते हो, कर वसूल सकते हो। बंगाल में क्या कर सकते हो, आप कर वसूल सकते हो। शासक के रूप में इसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, 3, और गुलाम के रूप में 4। अब बात करते हैं आगे, भारत में इस्लामी वास्तुकला, इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में गुंबद निर्माण और मेहराब का निर्माण, ये क्या होते हैं, गुंबद होते हैं। ये क्या है, गुंबद और मेहराब। गुंबद और मेहराब जो अभी देखते हैं ना, ज्यादातर मस्जिदों के ऊपर गुंबद, जो गुंबदनुमा संरचना है, उसको किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। रोम की है ये, रोम से कहाँ आई, अरब आई, और अरब से भारत आई। पहले रोम में थे गुंबद और मेहराब निर्माण, फिर उसके रोम के बाद कहाँ से आए, अरब में आए, अरब से कहाँ आए, भारत आए। और इसमें मानव और पशु की आकृति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। कुरान की आयत, कलाम, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुरान की आयत हो गए, उसके बाद कमल का फूल हो गया, स्वास्तिक इस तरीके से बनाते हैं, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक होता है, इसका भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसमें मानव या पशु की आकृति का कोई भी प्रयोग नहीं करते थे गुंबद में। अब आगे बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसके प्रमुख साहित्यकार थे मोहम्मद इब्न मुबारक शाह। इन्होंने बाजार ए आसाब, आदाबुल मुल्क और हसन निजामी, ताजुल मासिर, इनके क्या की थी, रचना हुई थी। अब बात करें कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली में, ये भारत की पहली मस्जिद थी। भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या है, कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम कहाँ थी, ये दिल्ली में बनाई, और किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो कहाँ पे है, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे, अजमेर में। चौहान राजा विप्रराज चतुर का संस्कृत विद्यालय था, ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। कितने दिन में, 2.5 दिन में। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इल्तुतमिश द्वारा इसको पूर्ण किया गया था, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं मंजिल बनाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो 7 मंजिल है इसमें, ठीक। अब कुतुब मीनार का निर्माण किस तरीके से हुआ, देखिए। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो 1369 में बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार। बिजली के कारण, यानी कि आकाश से बिजली गिरती है ना, उसके कारण ये क्या हुई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, रिनोवेशन करवाया। क्या बनाया उन्हें, रिजोवेशन करवाया, 5वीं मंजिल जोड़ी। और उसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 4 मंजिल तक था, और 5वीं मंजिल जो है, ये 5वीं मंजिल किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और बाकी की ये 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या करवाया, प्रारंभ करवाया। यानी कि पहली मंजिल बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, और इसमें 5वीं मंजिल ऐड करी। कौन सी मंजिल ऐड करी, 5वीं।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे इसको कुतुब मीनार नाम दिया, ठीक है। और 1505 में भूकंप के कारण इसका क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। सिकंदर लोदी ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और कपोला जोड़ा, जिसे स्मिथ फॉली कहते हैं, ठीक है। इसमें जो यूज हुआ है वो हुआ है लाल और पीले बलुआ संगमरमर का। लाल और पीले बलुआ पत्थर संगमरमर है, उसका यूज हुआ। 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। और लाल कोट के अवशेषों द्वारा ये क्या है, निर्मित है। अब बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कब, 1211 में। पहले 1206 से 1210 तक कौन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो रियल संस्थापक जो इसको कहते हैं ना, वास्तविक संस्थापक, जिसने यहाँ पे विकास भी किया, विकास के साथ साथ स्थापना की, वो कौन थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इलवारी तुर्किस्तान से आते हैं। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीदा था। जीतल क्या, पहले सिक्का चलता था, उस जीतल में क्या किया था, इसको खरीदा था। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। इल्तुतमिश क्या था, गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो ये गुलामों का भी क्या हो गया, गुलाम हो गया। 1205 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली। 1206 में इसको बदायूं का क्या बना दिया गया था, इक्तादार। क्या बना दिया गया था, इक्तादार। और कहाँ का था ये, इल्तुतमिश कहाँ के थे भाई साहब, तुर्किस्तान के। स्थापना, ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह कुतुबी वंश का अंतिम शासक के जूद के युद्ध में 1211 में हरा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कुतुबी वंश का अंतिम शासक कौन था, जूद था, उसको 1211 युद्ध में हरा दिया। 1211 में सुल्तान बना, वास्तविक संस्थापक है। सुल्तान की उपलब्धि जो है, सुल्तान की उपाधि जो है वो इसने ग्रहण की थी खलीफा द्वारा खिल्लत। राजधानी को दिल्ली बनाया और 1236 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। 1236 में क्या हुई थी, मृत्यु। अब इसको चुनौतियां क्या क्या मिली थी। सबसे पहले यलदौज की बात करें। यलदौज, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215-16 में। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1215-16 में। 1215-16 में। और तराइन के युद्ध में गजनी के प्रभाव से दिल्ली को क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। क्या कर दिया था, बिल्कुल स्वतंत्र। किसमें, यलदौज के युद्ध में। दूसरा हुआ था 1228 में कुबाचा में। कुबाचा का दमन, यानी कि सिंधु में क्या की, आत्महत्या की। कुबाचा का क्या किया, दमन किया। फिर बात करते हैं मंगोल युद्ध। चंगेज खां का उत्तर पश्चिमी सीमा पर आगमन हो गया था। चंगेज खां का क्या हो गया, उत्तरी पश्चिम सीमा पर। ईरान शासक फारेज के पुत्र जलालुद्दीन मंगरबरनी ने सहायता नहीं दी और भारत पर मंगोलों का आक्रमण क्या हो गया, टल गया। आंतरिक जो है वो बंगाल में हुआ था। बंगाल में अली मर्दान का विद्रोह और इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन, इन्होंने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया नसरुद्दीन ने। फिर महमूद मरा 1229 में बनाया। ये भारत का पहला प्रथम मकबरा था। महमूद मरा जो था वो भारत का पहला मकबरा था, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में बनाया 1231 में इल्तुतमिश द्वारा। 1231 में कब बनाया, इल्तुतमिश द्वारा पहला मकबरा। कहाँ, सुल्तानगढ़ी में। और पहली मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी। सूबेदार मलिक जानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ। अवध में पृथु विद्रोह और राजपूतों से क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा। फिर बात करें अमीर वर्ग के षड्यंत्र। तुर्कान ए चहलगामी 1040 का गठन, यानी कि 40 तुर्कदासों का एक समूह होता था जिसको हम बोलते थे 1040। इसको क्या किया, अमीरों का दमन, यानी कि ये क्या उच्च पदों पे होते थे, राजा के बाद प्रधानमंत्री और सेनापति या महान के रूप में, वो 40 दासों का जो समूह होता है उसका क्या किया था, उसको तुर्कान ए चहलगामी कहते थे। क्या कहते थे, तुर्कान ए चहलगामी। उसका क्या किया था, और उसके गठन करके अमीरों को क्या किया था, दमन किया था, अमीरों का दमन। अब बात करते हैं मंगोल की। क्या की, मंगोल की। तो गोबी रेगिस्तान की बर्बर कबीलाई जाति थी, बंजारा जीवन शैली पे जीती थी और बहुत ही असभ्य जाति थी। कैसी थी, असभ्य। 1163 में
तेमुचिन में चंगेज खान का जन्म हुआ। किसका हुआ? चंगेज खान का। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान ने 1219 में ख्वारिज़्म पर विजय प्राप्त करने के दौरान ट्रोस ऑक्सियाना पर क्या किया? आक्रमण किया। चंगेज खान की 1227 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1163 में जन्म हुआ। 1206 से इसने शासक पद संभाला था, ठीक है, और 1227 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इसको महान और शापित दोनों माना जाता था। चंगेज खान को क्या माना जाता था? महान और शापित। महान क्यों? क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए थे, और साथ में इसे हम क्या श्रापित क्यों कहते थे? क्योंकि इसके बराबर जो बोलते हैं विध्वंस या हत्याएं किसी ने नहीं की थी। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक सुधार। फारसी राजतंत्र परंपरा को अपनाया कि वंशानुगत राजतंत्र होगा। इसने क्या क्या राजतंत्र में क्या शुरुआत की? सबसे पहले वंशानुगत क्या होगा? राजतंत्र होगा, जिनकी राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा। रजिया को क्या बनाया था? सुल्तान बनाया था। रजिया को क्या बनाया था? इसने सुल्तान बनाया था। और केंद्रीय सेना का क्या किया था? गठन। मुद्रा सुधार। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। टंका 175 ग्रेन चांदी, 175 ग्रेन चांदी इसके सिक्के बनाए। जीतल यानी कि तांबे के सिक्के, और सिक्कों पर टकसाल का नाम रखना शुरू किया। न्यायिक सुधार। दिल्ली में संगमरमर के शेर के गले में न्याय की घंटी बांधी। न्याय की घंटी, जैसे अभी हम देखते हैं जज जो होते हैं वो संगमरमर की 2 मूर्ति लगी होती है, उसकी पट्टी बंधी होती है। तराजू में क्या होता है? तराजू लगा होता है। हाथ में क्या लगा होता है? तराजू। तो ऐसे इसने संगमरमर के शेर के गले में न्याय की घंटी बांधी। नगर में काजी और अमीर दाद की नियुक्ति की। नगरों में काजी और अमीर दाद की नियुक्ति की, यानी कि छोटे जो मामले हैं उनको वो क्या है? काजी और अमीर दाद जो है वही क्या कर सके? उनको निपटा सकें, क्योंकि अगर कोई बड़ा मामला है तो ही राजा के पास आए। एकता व्यवस्था शुरुआत की। अरबी भाषा का शब्द एकता अर्थ है राजस्व प्राप्ति हेतु आवंटित भूखंड, यानी कि राजस्व लेने के लिए, कर लेने के लिए जो जिसको क्या करते हैं? किसी एक क्षेत्र को, पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कर लेते हैं? आवंटित कर लेते हैं। भारत में इसे किसने लागू किया था? गौरी ने। किसने? गौरी ने। ऐबक को हांसी का एकता मिले था। गौरी ने लागू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला इक्तादार बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन है? गयासुद्दीन इल्तुतमिश। अब बात करते हैं भारत में व्यवस्थित रूप से इसे इल्तुतमिश ने लागू कर दिया। व्यवस्थित रूप से किसने लागू कर दिया? इल्तुतमिश ने। भूमि का आवंटन, राजस्व संग्रह, सेना का रखरखाव और कानून की व्यवस्था, ये क्या थे? इसके प्रशासनिक सुधार थे। क्या थे? प्रशासनिक सुधार थे। अब हम आगे बात करते हैं एकता। क्या एकता? इक्तादार, बलिया, मुक्ता सुल्तान द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इनकी स्थानांतरीय पद, यानी कि इसमें स्थानांतरण होता रहता था पद का। कभी ऊपर यानी कि प्रमोशन भी हो जाता, कभी डिमोशन भी हो जाता, या फिर उसको किसी और एक और क्षेत्र के पास भी और क्षेत्र में भेज के एकता इकट्ठा करवाते थे। वंशानुगत नहीं, इक्तादार कोई वंशानुगत नहीं थी। ये नहीं है कि जो कोई भी इक्तादार है उसका बेटा इक्तादार बनेगा, लेकिन इसने क्या किया था? राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको वंशानुगत किया था, राजतंत्र को, एकता व्यवस्था को नहीं। खर्चे के बाद जो शेष राजस्व होगा वो सुल्तान को देना पड़ेगा। शेष राजस्व किसको देना पड़ेगा? सुल्तान को। लेखा परीक्षक दीवान ए आला, जो लेख जोख देखता था उसका भी इसने क्या किया? गठन किया, और उसको क्या कहा? दीवान ए आला। एकता के प्रकार 2 होते थे, एक सामान्य, एक बौद्धिक वर्ग। एक सामान्य, एक बौद्धिक वर्ग। परिवर्तन क्या किए थे? ख्वाजा ए दीवान को जांच अधिकारी बनाया था। बलवन जो है गयासुद्दीन बलवन जो आगे आएगा वो बलवन अधिकारी बनेगा। तो बलवन को क्या बनवाया? ख्वाजा ए दीवान, यानी कि जांच अधिकारी। वो क्या करेगा? जांच करेगा। अलाउद्दीन खिलजी छोटी एकता समाप्त कर दी। मोहब्बत बिन तुगलक बली नामक पद का सृजन करके एकतादार से प्रशासनिक व राजस्व अधिकार लिए। अब पूरा राजस्व पहले सुल्तान के पास आएगा। पूरा राजस्व कहाँ आएगा? पहले सुल्तान के पास आएगा। फिरोज तुगलक वंशानुगत अधिकार, और वह प्रणाली अकबर ने क्या की थी? खत्म की थी। कौन सी प्रणाली? वंशानुगत अधिकार जो है वो किसने खत्म की थी? अकबर ने। धार्मिक कट्टरता।
हालांकि प्रशासन में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा, उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है उसको लूटा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यानी कि उसने कहा था कि भारत जो है अरब नहीं है और इसको हम क्या है पूर्ण रूप से इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सूफी संतों का सम्मान शेख नक्शवी सुगरा को इन्होंने पिताजी कहकर संबोधित किया था। शेख नक्शवी सुगरा को क्या किया था इन्होंने, पिताजी कहकर संबोधित किया। वास्तुकला, तो वास्तुकला में सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में किसने, पुत्र नसीरुद्दीन ने बनवाया था। नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा बनवाया और दिल्ली में हौजे शमसी व मदरसाए मुझे बनाई। आदाब ए हर्ष युद्ध कला का फ्रांस ग्रंथ है। कथन, दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता आर पी त्रिपाठी ने इसको दिल्ली के सिंहासन का क्या कहा था, अपहरणकर्ता। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। ऐबक ने खाका बनाया, इल्तुत ने उसे मूर्त बनाया। खाका यानी कि उसने एक झोंपड़ी की तरह तैयार किया था, झोंपड़ा बोले, और इसने क्या बनाया था, उस झोंपड़े को महल बनाया। क्या बनाया, महल बनाया। उसके बाद बात करें, ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत की सीमा रूपरेखा बनाई उसका पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। ऐबक ने जिस दिल्ली की सीमा बनाई यानी कि दिल्ली क्षेत्र को कह दिया कि ये जो है ये दिल्ली क्षेत्र है, तो इसका जो पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान कौन था, इसके पहले सुल्तान थे इल्तुतमिश। सुल्तान मूवी तो देखी सबने, हाँ, तो पहले सुल्तान कौन थे, सलमान खान। अब बात करते आगे, रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 में 3 वर्ष 6 माह तक इन्होंने शासन किया था। जलालुद्दीन रजिया और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान, यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी महिला सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान उत्तराधिकारी घोषित किया। इसको क्या किया था, उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि ये क्या अपने भाई जो भी थे उनमें सबसे क्या थी, प्रमुख। इसके सभी भाइयों में सबसे श्रेष्ठ कौन थी, रजिया। इसलिए इसके पिता ने क्या बना दिया, इसको सुल्तान बना दिया था। और कहाँ का सुल्तान बनाया था, दिल्ली का। ग्वालियर अभियान के बाद, ग्वालियर अभियान के दौरान अमीरों और इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया था। अमीरों और इल्तुतमिश की पत्नी ने, अमीर जो होते थे वो क्या उच्च अधिकारी होते थे, क्या होते थे, उच्च अधिकारी। उन्होंने सबको क्या किसको बनाया, रुकनुद्दीन फिरोज को, लेकिन इल्तुतमिश ने रजिया को बनाया था। रजिया लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा। जनता द्वारा समर्थित सुल्तान थी, जनता ने इसको क्या बनाया, सुल्तान बनाने कहा। खुतबे में अपना नाम रजिया नामक सिक्का चलाया था। उपाधि इसकी थी उद्मत उल निस्वा कुबा। कोट और टोपी पहनकर इसने क्या किया था, शासन किया था। कोट और टोपी पहन के इसने क्या किया था, शासन किया था। अब ये रजिया सुल्तान को क्यों उन्होंने क्या शासक ग्रहण क्यों नहीं किया, उसके पीछे कारण है, स्त्री होने के कारण षड्यंत्र। सबसे पहला स्त्री होने के कारण गैर तुर्कस ने याकूत जो है अमीर ए आखुर शाही अस्तबल का जो प्रमुख था उसने सबसे पहले षड्यंत्र रचे। एलगिन बदायूं का इक्तादार प्रमुख विरोधी था और अल्तूनिया भटिंडा का इक्तादार और रजिया का पति। अल्तूनिया क्या है, इसका रजिया का पति था और भटिंडा का इक्तादार था। उसने इसका सबसे भारी विरोध किया था, किसका, सुल्तान बनने पर रजिया का। 1238 में सूबेदार मलिक हसन और मंगोलों के विरुद्ध इसने सहायता मांगी थी, ठीक है। रजिया ने मात्र राजस्व सहायता प्रदान की। सूबेदार मलिक हसन ने मंगोलों के विरुद्ध इससे क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी, तो इसने सेना की सहायता ना देकर केवल राजस्व की सहायता दी। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा रजिया और अल्तोनिया की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हरियाणा के पास में डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को अल्तोनिया जो इसके पति थे और भटिंडे के इक्ताधिकार
इक़्तिदार, उनकी क्या कर दी गई, हत्या। कथन सिराज, सिराज कहते हैं उनमें एक शासक के सभी गुण थे, मगर स्त्री होना उन गणों पर क्या पड़ा, भारी पड़ा। उसके पास सभी गुण थे कि जिससे वो क्या है, शासक बन सके, लेकिन स्त्री होना उन सभी गुणों पर क्या पड़ा, भारी पड़ा। स्त्री होने की वजह से उसे क्या है, किसी ने भी अपना राजा स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं निजामी की। किसकी, निजामी की। तो इल्तुत के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे श्रेष्ठ जो थी वो क्या थी, निजामी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन थी, रजिया सुल्तान। इसामी, महिला को सिंहासन पर बैठाने की बजाय चरखा चलाना चाहिए। यानी कि इसामी ने कहा था कि महिला को सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए, महिला से क्या करवाना चाहिए, चरखा चलवाना चाहिए, चरखा चलवाना चाहिए। अब बात करें ईश्वर टोपा ने रजिया याकूत संबंध इसके पतन का मुख्य कारण था। रजिया याकूत का जो संबंध था वो क्या था, प्रमुख कारण था। रजिया का पतन तुर्क अमीर अभिजात वर्ग की विजय थी। रजिया के पतन पे तुर्क अमीरों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। अब बात करें बहराम शाह, नायाब ए मुकद्दर, नबीन नमक नबीन, ठीक है, सुल्तान, वजीर, नायाब, ये तीनों क्या थे, शक्ति के केंद्र थे। शक्ति के केंद्र कौन थे, सुल्तान, वजीर और नायब, ठीक है। 1241 में लाहौर में मंगोल तायर बहादुर आक्रमण किया था। 10 मई 1242 में अमीरों द्वारा इसे हराया। तुर्कदास किरल खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अमीरों द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज की अलाउद्दीन महमूद शाह को क्या बना दिया, सुल्तान। अलाउद्दीन मसूद सिक्कों पर बगदाद और अब्बासी खलीफा उल बिहा के आकलन। बलबन ने 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को मारा था। नसरुद्दीन महमूद क्या बनाया था, सुल्तान बना था। बहराम शाह जो कौन थे, रजिया सुल्तान से अगले शासक, रजिया सुल्तान से अगले शासक थे। अब नसरुद्दीन 1246 में नसरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया, सुल्तान। अब नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1265 तक रहा। इल्तुतमिश का पोता और शमसी वंश का अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक। बलबन के सहयोग से सुल्तान बना ये। इतिहासकार मिनहाज सिराज इसको तबकात नासरी में नसरुद्दीन महमूद को संबंधित है, यानी कि इसको संबंधित किया है, एक लेख लिखा। उसके बाद कारण क्या था कि सिराज ने महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बनाया। कुरान के प्रति टोपी सिलकर जीवन यापन, कुरान के लिए इसने क्या किया था, टोपी सिलकर जीवन यापन किया। एकमात्र पत्नी थी बलबन की पुत्री हुजैदा। हुजैदा इसकी क्या थी, केवल एक पत्नी थी हुजैदा। और प्रसिद्ध कथन जो है, हम राज्य के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं, यानी कि हम राज्य के ट्रस्टी हैं, जो बोलते हैं केयर टेकर, हम केवल केयर टेकर हैं, उसके मालिक नहीं है। ये इसके प्रसिद्ध कथन था नसरुद्दीन महमूद का। अब हम बात करते हैं आगे प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी उस समय। प्रमुख घटनाओं में बलबन का उत्कर्ष। उलुग खां की उपाधि, मंगोलों को पराजित करने के बाद इसे उलुग खां की उपाधि दी गई। नायाब ए मुमलकात का पद दिया, शासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया। शासन पर क्या दिया, पूर्ण नियंत्रण। और ये बलबन का क्या था, बलबन का क्या था, ये दामाद था। उसकी बेटी हुजैदा से इसने क्या की थी, शादी की थी। 1253 में मुसलमान इमादुद्दीन रहमान को नायाब बनाया, लेकिन कालांतर में पुनः बलबन को फिर बना दिया। 1260 में मंगोल नेता हलाकू खां की उपाधि। 1265 में मृत्यु हो गई। अब बलबन के बाद ये क्या बना, नया सुल्तान, क्या बना, नया सुल्तान। और बलबनी वंश की क्या थी, स्थापना हुई थी, बलबनी वंश की स्थापना। अब गयासुद्दीन बलबन या बहाउद्दीन परिचय। सबसे पहले नीतियों की बात करें तो राजस्व का सिद्धांत, रक्त व लौह की नीति, रक्त व लौह की नीति, यानी कि या तो वो कहते हैं ना मरो या मारो वाली मंगोल नीति अपनाई थी। 10 चालीसा का दमन किया। दल चालीसा का मतलब 40 लोगों का जो गठन होता है ना, उसका इसने क्या किया था, दमन किया था। क्योंकि दल चालीसा क्या पूरी उसको क्या कर लेते थे, पूरे शासन को जो अपने कंट्रोल में कर लेते थे, इसलिए इसका क्या कर दिया, दमन। प्रशासन में सैन्य प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन और न्याय प्रशासन की क्या की थी, इसने शुरुआत की थी। क्या की थी, शुरुआत की थी। अब देखते हैं आगे
अब है इल्तुतमिश का गुलाम। हम बात करेंगे बहाउद्दीन की। किसकी? बहाउद्दीन की। इसका सामान्य परिचय क्या है? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के इसका जो नाम है वो है बहाउद्दीन। क्या है? बहाउद्दीन। इल्तुतमिश का गुलाम था। 1233 में ग्वालियर विजय के उपरांत 1265 में दिल्ली का सुल्तान बना। 1265 में क्या बना? दिल्ली का सुल्तान। खासदार सुल्तान का निजी सेवक इल्तुतमिश, अमीर शिकार रजिया, अमीर याकूर बहराम शाह और अमीर हाजिब अलाउद्दीन महमूद शाह मसूद शाह और नायाब मुमलिकात कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। ये क्या थे? विभिन्न विभिन्न पद थे जिन पे क्या थे? नियुक्त थे। अब आगे बात करें राजत्व का सिद्धांत। बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजत्व के सिद्धांत। सुल्तान पद की गरिमा का ह्रास हुआ। कारण क्या था? सुल्तान पद की गरिमा जो है उसका ह्रास होने लगा क्योंकि दल चालीसा जो थी, दल चालीसा 40 लोगों का ग्रुप था, वो और अमीर जो है वो क्या करते थे? सुल्तान जो है उनके साथ मिलकर काम करता था, उनकी बातों को मानना पड़ता था क्योंकि अमीरों के लिए कौन से पद थे? जो उच्च पद होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, तो उन सभी के बारे में सेनापति हो गए थे, इसका इन्हीं समूह से आते हैं, तो फिर इनकी बात माननी पड़ती थी। इसलिए इसने राजत्व सिद्धांत को क्या किया? गरिमा को, जब सुल्तान पद का गरिमा नीचे होने लगा तो इसने क्या किया? एक नीति बनाई। उस नीति को हम दैवीय राजत्व कहते हैं, यानी कि सत्ता की प्राप्ति ईश्वर से होती है। ईश्वर जो है वही क्या करता है? सत्ता को, यानी कि ईश्वर ही देता है। यानी कि राजत्व का गुण जो है कि राजा कौन बनेगा, राजा शासन कौन करेगा, ये ईश्वर तय करता है। और ईश्वर राजा के अंदर, राजा को क्या ईश्वर के समान माना कि ईश्वर जो है वो राजा के समान होता है। नियामत एक होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना। जिल्ले लीलाई ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि इसने कहा कि शासक जो होता है वो क्या होता है? जिल्ले लीलाई ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। प्रजा के लिए वो क्या होता है? ईश्वर होता है। राजा का हित है ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबंधित करता है। अब ये क्या है? अत्यंत निरंकुश था। अत्यंत कैसा था? निरंकुश था। तुर्की नस्लवाद इल्तुतमिश की तरह, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। तुच्छ परिवार, जब इसने कहा था कि मैं किसी तुच्छ परिवार के किसको देखता हूँ, व्यक्ति को, तो मेरी जो क्रोध है ना वो चरम पर पहुंच जाता है। और कठोर दंड का इसने क्या किया था? विधान किया था। कठोर दंड का क्या किया था? विधान। अब बात करें इसकी नीतियों की, तो नीति कौन कौन सी थी? फारसी परंपराओं को अपनाया था इसने। पहली बार फारसी अपनाने वाले शासक कौन थे? इल्तुतमिश। तो स्वयं को अफरासिया वंश से जोड़ा। नौरोज, इनकी ईरानी वर्ष की स्थापना की। सिरजा, सुख सिर झुकाकर सलाम और पायबस पैर छूना, यानी कि जो भी आएगा राजा के दरबार में वो उसे सिर झुकाकर क्या करेगा? प्रणाम करेगा, सलाम करेगा और उसके साथ साथ राजा के पैर छुएगा। राजा के क्या छुएगा? पैर छुएगा। सख्त दरबारी अनुशासन लगाया। प्रतिबिंब, हंसना मना है, नृत्य, संगीत और मद्यपान ये क्या है? दरबार में प्रतिबंध है। दरबार में क्या है? इनका प्रतिबंध है। उसके चारों तरफ अंगरक्षक नंगी तलवारें लिए चलते थे, यानी कि जो अंगरक्षक थे वो चारों तरफ तलवार को बाहर लेके चलते थे। तलवार को क्या है? उसके जो बंद करने का होता है उसके अंदर नहीं रखते थे, बाहर रखते थे ताकि कोई भी आए और सीधे हमला करें। तो इसने प्रतिबंध लगाया था। हंसना, नृत्य व संगीत, मद्यपान कहाँ? दरबार में। दरबार में इनमें से कुछ भी कार्य नहीं होगा, दरबार में नहीं होगा। और इन्होंने ईरानी नववर्ष की क्या की गई थी? नववर्ष की क्या की गई थी? संस्थापना की थी, यानी कि बोले तो शुरुआत की थी। रक्त व लौह की नीति। रक्त व लौह की नीति अपनाई थी। रक्त व लौह की नीति अपनाई थी। क्यों? नीति, आंतरिक विद्रोह, अपराधी व अशांति को दूर करने के लिए कठोर हिंसक नीति अपनाई थी। यानी कि इसने कहा कि अगर कोई आंतरिक विद्रोह करेगा, अपराध करेगा या शांति फैलाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मुख्य विद्रोह थे मेवातियों का दमन और रोहलखंड, यानी कि विद्रोह का दमन। बंगाल में दास तुगरिल खां का विद्रोह। दिल्ली के बाहर बलबन का पहला अभियान यही था। बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का क्या बनाया? इक़्तिदार, यानी कि बंगाल से कर कौन वसूलेगा? मेरा बेटा। फिर बुगरा खां ने बलबन से कहा सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बदायूं इक़्तिदार था। अवध इक़्तिदार हैबत खां 500 कोड़ों की इसको क्या की थी? सजा दी थी। बदायूं इक़्तिदार मालिक बकबक की कोड़ों से पीट कर इसने हत्या कर दी थी। क्या कर दी गई थी? कोड़ों से पीट कर हत्या कर दी। अवध इक़्तिदार अमीन खां को मारकर शरीर अवध के दरवाजे पर लटका दिया था।
इसने क्या है, कठोर हिंसक नीति अपनाई। जैसे कोई विद्रोह करेगा, राजा के विरुद्ध जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, सीधी मार दिया जाएगा। अब बात करते हैं मंगोल नीति की। तो इसने क्या, कौन कौन सी नीति सबसे पहले नीति अपनाई थी, कठोर हिंसक नीति। अब बात करते हैं मंगोल नीति की। मंगोल के प्रति रक्षात्मक नीति। पुराने किलों की इसने क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी और दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसने पुराने किलों की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। फिर शेर खान नामक अफगानी सेनापति था जो अत्यधिक योग्य था, बलवान द्वारा हत्या कर दी गई। बर्नी ने बलवान को खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करवाने वाला व्यक्ति कहा। बर्नी ने बलवान को क्या कहा कि खुफिया कातिल है ये, और बड़े पैमाने पर कत्ल करवाने वाला व्यक्ति कहा। बलवान के बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु। प्रशासनिक सुधार किए थे, नवीन सैन्य विभाग किया। तोराज ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक इसका क्या था, प्रमुख वो था। और प्रथम जो बना था वो था इमाद उल मुल्क, इसका क्या बना, दीवान ए अर्ज। सैन्य परीक्षण शुरुआत की, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनको लड़ने की क्या की, कि जो बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग कराते हैं, तो ट्रेनिंग इसने कराई थी। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर विभाग का क्या किया था इसने, निर्माण किया। यानी कि गुप्तचर विभाग जो है वो दूसरे राज्यों की सूचना की, कौन सा राजा कब आक्रमण करने वाला है उसके बारे में इसने तैयारी की थी। अब बात करते हैं बलवान के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। बलवान के उत्तराधिकारी, उसके पुत्र बुखरा खां था जो अत्यधिक अयोग्य था। कैसा था, बिल्कुल अयोग्य था। फिर नायाब मालिक हुसैन, अंतिम शासक जो था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। फिरोज खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई और खिलजी वंश की स्थापना शुरू होगी 1290 में। कैकुबाद बुखरा खां का पुत्र था 1287 में कैकुबाद शासन पर बैठा। 1290 में क्या कर दिया, खत्म हो गया। कौन, शमसुद्दीन क्यूमर्स जो था वो अंतिम शासक था। शमसुद्दीन क्यूमर्स क्या था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर्स। और खिलजी वंश की क्या किया, स्थापना। और खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 तक 30 साल तक चला था। सबसे कम चलने वाला कौन सा वंश है दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वो श्रेष्ठ शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या था, श्रेष्ठ शासक था। शाहबुद्दीन अमर 1316 में बने और 1316 में ही खत्म हो गए। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 में। और नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये क्या था, अंतिम शासक था। ये क्या था, अंतिम शासक था। किसका, खिलजी वंश का, किसका, खिलजी डायनेस्टी का। अब इसके बारे में जो है वो हम कल पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी, इसका परिचय, कौन कौन से शासक ने कौन कौन से युद्ध करे। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखिए और नोट कीजिए।